ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, टेट से लेके सी-टेट से लेकर के, और जब तक आपको नौकरी मिलेगी टीचिंग एग्जाम्स में तब तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और ये करंट फेवरेट टॉपिक है, मतलब आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पेशली इन सी-टेट अगर आप देखते हैं या जो भी नए एग्जाम्स अभी हो रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे इसको स्किप कर दिया जा रहा हो, है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सेशन बेसिकली आपको कई नंबर दिलाएगा, आप बाद में आकर के थैंक यू लिखेंगे इस वीडियो के नीचे, इतनी पूरी ऐसी कोशिश की जाएगी, है ना। तो सारे सेलिब्रेशन अगर खत्म हो गए हो तो थोड़ा नौकरी की तरफ रुख कर लिया जाए या पढ़ाई की तरफ रुख कर लिया जाए, है ना। तो एक शेर है कि लो देख लो ये इश्क है, ये वस्ल है, ये हिज्र, अब लौट चले आओ बहुत काम पड़ा है ना। तो काम पे वापस आ जाते हैं, लेट्स गेट बैक टू वर्क और स्टडीज। इसमें एक बात कही जा रही है कि भाई जो 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, वो बच्चे जो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन 2 करोड़ बच्चों को वापस लाया जाएगा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन का इस्तेमाल करें, और स्पेशली जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाले जो छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको हम लेकर के आए। तो 2 करोड़ बच्चों को स्कूल में या उनकी शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन का प्रयोग करें हम, चाहे उनको लेकर के स्कूल में आए हम, वॉट एवर द वे इट इज, बट हमको 2 करोड़ बच्चों को लेकर के आना है स्कूल के अंदर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, और उनको शिक्षा देनी है। और बहुत ही क्रिटिकल कहा गया है वो जो एज है आपकी, जो आंगनवाड़ी जिसको हम कह रहे थे, या यूकेजी नर्सरी, ये सब जो क्लासेस होती हैं आपकी 6 साल से पहले तक की उम्र, क्योंकि वो बच्चे के विकास के लिए, उसके दिमाग के लिए, आप बॉर्नवीटा के ऐड में सुनते भी आए होंगे कि बच्चे का 90% जो मस्तिष्क का विकास है वो 5 साल की उम्र तक हो जाता है, तो वो उसके विकास के लिए बहुत जरूरी टाइम है। तो उस पर भी इस एजुकेशन पॉलिसी ने फोकस किया है, किस पे, अर्ली चाइल्डहुड कह लीजिए आप, अर्ली चाइल्डहुड भी कह सकते हैं हम उसको, 2 से 6 वर्ष कह लीजिए, या फिर जो 6 वर्ष तक का जो समय है उस पर 3 से 6 वर्ष स्पेशली बहुत फोकस किया है। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। MHRD को रीनेम करके, जो हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया, यानी शिक्षा मंत्रालय बन गया। एक ये छोटा सा पॉइंट है। जो मेन इसमें चेंज है, आज तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक मैंने और आपने जो एजुकेशन ली है, वो है 10+2 का सिस्टम, यानी 10वीं क्लास, 1 से 10वीं और 11वीं 12वीं, ये हुआ 10+2, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी हम इसको कहते हैं। इस पॉलिसी में एक नए स्ट्रक्चर की बात की गई है, वो है 5+3+3+4, यानी 4 लेवल्स हो गए 2 की जगह। इस 10+2 के बाद +3 हो जाता है, ग्रेजुएशन आपका 3 साल का। तो हम अभी स्कूल लेवल तक की ही बात कर रहे हैं इस सेशन में। तो 10+2 सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे किसमें, 5+3+3+4। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये साफ साफ कहा गया है कि भैया नौकरी वोकरी ले लो, जिन्होंने 2 साल का बीएड या डीएलएड वगैरह किया हुआ है, 2030 तक सबको वाइप आउट कर देंगे। बीएड जो है वो 4 साल की टीचिंग ट्रेनिंग से कम में काम चलेगा नहीं, आप टीचर नहीं बन पाएंगे अगर आपने 4 साल की एजुकेशन नहीं ली होगी 2030 तक। तो उससे पहले अपनी नौकरी निपटा लो, मतलब निपटाओ मत, एटलीस्ट पहुंच जाओ जहां जहां पहुंचना है। तो 5+3+3+4 ये है नया फॉर्मेट, ये दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी लग रहा होगा कि यार ये बार बार देख तो बहुत बार लिया, दिमाग में सेट नहीं हो रहा, और समझेंगे। तो हम कह सकते हैं कि MHRD को इन्होंने क्या कर दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया, यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया। क्लियर है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने इसके बाद आएगा कि नया फॉर्मेट क्या है, क्योंकि आप ऐसे तो याद रख लेंगे 5+3+3+4 के 4 स्टेजेस हैं, बट जब आपके सामने वो 4 ऑप्शंस आते हैं ना, तब आपके दिमाग में ऐसे करंट सा लगता है कि यार इनमें से सही कौन सा होगा, ये तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, है ना। जैसे आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, आप खुद से जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम बात करें यहां किस चीज की, पुराना जो सिस्टम था, प्रीवियस सिस्टम, वो क्या था, प्रीवियस सिस्टम था 10+2 का, 10 साल यानी 10वीं, 1 से 10वीं कक्षा तक, और 2 साल 11वीं 12वीं, ये था प्रीवियस। न्यू की अगर हम बात कर रहे हैं, न्यू स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इज 5+3+3+4। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी। अब ये क्या है कहानी, अगर हम बात करते हैं FPMS, ये याद रखने का तरीका है, ये निमोनिक है, एक शॉर्ट फॉर्म है। फाउंडेशनल स्टेज होगी 5 साल की, यानी बच्चे का जो एजुकेशन है, जो उसकी आंगनवाड़ी है 3 साल तक हम उसको वहां पे समझाएं, फिर फर्स्ट और सेकंड कराएं। ठीक, मतलब कि जो हम कक्षा 1 से बात कर रहे थे, यहां बात हो गई आपकी वो नर्सरी वर्सरी, पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को भी इन्होंने शामिल कर लिया है, इसलिए शुरू के 5 साल बन गए। 1 से 10 तक की बात नहीं हो रही है अभी, पहली कक्षा से पहले के 3 साल भी पढ़ाना है, उस पर भी फोकस करना है, उसको भी मेन स्ट्रीम करना है। क्यों, क्योंकि अभी जो शुरुआत में मैंने बात कही, बॉर्नवीटा के ऐड का एग्जांपल दिया कि भाई बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है, या जो उसका बहुत हद तक विकास है, वो लगभग 5 साल 6 साल तक की उम्र में हो जाता है, और आप 6 साल में पहली कक्षा में बच्चों को लेके जाएंगे तो उससे पहले का कौन ध्यान रखेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये शुरुआत के जो 5 साल हैं ये भी जरूरी है, इसमें बच्चे का जो फाउंडेशनल पीरियड है उसको मजबूत करना है। ठीक, फिर आएगा 3 साल की एजुकेशन, फिर 3 साल और फिर 4 साल।
ठीक है, कक्षा 8 से 12 तक, उस पर अभी हम आएंगे। लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 360 डिग्री असेसमेंट की बात की है इन्होंने। 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, यानी जो आकलन हो वो 360 डिग्री में हो। इस पे भी बाद में आएंगे, पहले हम पढ़ेंगे इससे भी पहले अपनी 21st सेंचुरी स्किल्स कौन सी हैं जिनको सिखाने की बात की जा रही है ना। ये परख पे भी आएंगे बाद में, पहले 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करेंगे। 21st सेंचुरी स्किल्स की बात हो रही है। 21वीं शताब्दी के कौशल क्या हो सकते हैं? वो 21वीं शताब्दी के कौशल, 21वीं शताब्दी के कौशल हैं क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन। यानी हम जब बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की, यानी 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी स्किल्स, भाई समय बदल गया, चीजें बदल गई। आज से 20 साल पहले मैं और आप शायद नहीं सोच सकते थे कि हम लोग देश के अलग अलग कोने से इतनी रात को, रात के 10 बजे, कोई किसी और स्टेट से देख रहा है, कोई कर्नाटका से देख रहा होगा, कोई बिहार से देख रहा होगा, कोई यूपी से, कोई दिल्ली से, कोई कश्मीर से भी देख रहा होगा, है ना। तो आप लोग इतने सारे लर्नर्स, हम लोग 6-7 हजार लोग रात को ऐसे ही हैं वहीं एक दिन उठ करके इतने दिनों बाद, और ऐसे रात को फोन में सीख रहे होंगे। ये शायद अब से 20 साल पहले हम नहीं सोच पाते थे, या जब मैं छोटी थी तब हम टीवी देख के काम चला लेते थे, ठीक। तो अगर हम कहें तो 21वीं शताब्दी है तो चेंज है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रयोग है। तो 21वीं शताब्दी की जो कौशल हैं, मेनली आप मेजरली CDP से याद रखोगे, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से याद रखते हो ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो उसी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन। बच्चे के सामने जो आए, ऐसा नहीं बस वो मान ले, उस पर वो सोच पाए, क्रिटिकली हर चीज पे सोच पाए, क्या सही है क्या गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, और एनालाइज कर पाए, प्रॉपर चीजों का विश्लेषण कर पाए, हर एंगल से देख पाए चीज को, क्या फैक्ट है क्या ओपिनियन है ये समझ पाए, है ना। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो जस्ट मान ना ले कि हाँ यार बुरा ही होता होगा, ठीक है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, यानी ये डेवलपमेंट तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, यहां क्रिटिकल थिंकिंग हुआ। डी फॉर डिसीजन मेकिंग, यार आप अपने जीवन के डिसीजन ले पाए, या बच्चे की डिसीजन मेकिंग अच्छी हो। कोई और तो जीवन भर आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा, और जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय निर्माण की जो क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो कैसी है ना। तो बच्चे में डिसीजन मेकिंग हो। भाई डिसीजंस तो पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं ना। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं माँ बाप ले लें कि हमें आगे क्या करना है, डिसीजन शादी किससे करनी है, सारे डिसीजन माँ बाप ले लें, या माँ बाप खुद भी यही चाहते हैं। बट क्या पूरा जीवन ऐसे ही चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग, और हम इसका एक रीजन ये भी है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि जब वो गलत साबित हो तो ठीकरा जो है उस पर फोड़ दिया जाए, है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेना चाहते डिसीजंस की। माँ बाप एटलीस्ट भाई लड़का ढूंढ के लाएंगे हमारे लिए तो कह तो देंगे, कल को कैसा लड़का ढूंढ के लाए, खुद से गलत निकल गया तो क्या जिम्मेदारी लोगे। तो डिसीजन मेकिंग आपकी शुरुआत से स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। छोटे छोटे डिसीजन में हम कई बार अटके रहते हैं कि क्या पहने, ये पहने कि वो पहने। तो डिसीजन मेकिंग बच्चे की अच्छी हो। दूसरी चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग, P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। गलत डिसीजन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा थोड़ी कि सारे डिसीजन सही हो जाएंगे। तो वो बच्चों को शुरुआत से प्रैक्टिस है उस चीज की, अलग अलग आयाम में। सिर्फ शादी का डिसीजन नहीं दिलवा रहे हैं हम स्कूल में। यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि छोटी छोटी चीजों से लेके तो फिर तो आप देश के भी बहुत हद तक काम आएंगे ना, जब आप बड़े बड़े डिसीजन भी ले पाएंगे, जब आपने छोटी उम्र से चीजें करने की कोशिश की, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ गलत हुआ कुछ सही हुआ, है ना। तो आप खुद की ही थिंकिंग को दिशा दे पाएंगे। कुल मिलाकर के मेटाकॉग्निशन, यानी हम कह सकते हैं कि मेटाकॉग्निशन पे फोकस किया जाए कि हाउ टू लर्न, लर्निंग टू लर्न। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लर्निंग टू लर्न, कि सीखेंगे कैसे ये सीख पाए हम। तो ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, लर्निंग टू लर्न पे फोकस करे ये पॉलिसी। लर्निंग टू लर्न यानी सीखते कैसे हम ये सीख पाए, सीखते कैसे हम ये सीख पाए, यानी मेटाकॉग्निशन। परासंज्ञान, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। मेटाकॉग्निशन पे भरपूर क्वेश्चंस आए इस बार सीटेट में, है ना। परासंज्ञान ये हम 2019 से डिस्कस करते आ रहे हैं, तब हमें लगता था यार ये पूछा तो जाता नहीं है कहीं, है ना। लर्निंग टू लर्न, कि सीखेंगे कैसे, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, वो चीजें हम अपने अंदर डेवलप कर पाए। इन सब चीजों पे पॉलिसी बात कर रही है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 21st सेंचुरी स्किल्स को अगर आपको 3 वर्ड में याद रखना हो या 3 लेटर्स में याद रखना हो तो एक है C क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, बच्चा सोच पाए हर एक एस्पेक्ट में। D डिसीजन मेकिंग, यानी उसका निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो। नेक्स्ट है P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान अच्छा कर पाए।
अब क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर नया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे उसकी सोशल स्किल्स बेहतर हो, कैसे उसकी इमोशनल स्किल्स बेहतर हो, कैसे उसकी कम्युनिकेशन बेहतर हो, कैसे उसकी लीडरशिप बेहतर हो, ये सब 21वीं शताब्दी के कौशलों में ही आता है। मेजरली ये 3 चीजें हैं, याद रखेंगे आप, बिल्कुल दिमाग में चलेगी ये चीज। क्रिटिकल थिंकिंग, इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं भाई, आप इम्प्रॉम्प्टू डिबेट कर सकते हैं, कोई टॉपिक लेकर के उस पर 2 बच्चे चर्चा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेना सीखेगा, अपनी बात कहना सीखेगा। आप क्या करते हैं, आस्क योरसेल्फ मेड क्वेश्चंस, बच्चों को कहेंगे अच्छा क्वेश्चन पूछो, खुद से पूछो क्वेश्चन कि लाइफ क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, पेड़ से जो सेब है वो नीचे क्यों आया, कुछ भी हो सकता है। गोलमोल आस्किंग रिडल्स, यानी कि आप बच्चे से रिडल्स वगैरह पूछिए, पहेलियां जिनको हम कहते हैं, उससे भी दिमाग शार्प होगा। कुछ गैप दे दीजिए फिल करने के लिए, ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी। पूछो तो समझो, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता है कि किसी ने कहा कि भैया लड़कियां तो कमजोर होती हैं, तो दूसरे बच्चों का अच्छा कैसे बताओ जरा, फिर वो एक और क्रॉस एग्जांपल दे रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है, तो इससे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होगी, बच्चे की सोचने की क्षमता। भाई एजुकेशन है क्या कि हम बच्चे का सोचने का तरीका बेहतर कर पाए, उसको सोचना सिखा पाए, है ना, ये नहीं कि क्या सोचें, हम ये सिखा पाए हाउ टू थिंक, ये नहीं व्हाट टू थिंक। हमें दिमाग में नहीं भरना यही गलत है और यही सही है और ये सोचना है, तुम्हें कैसे सोचते हैं ये सिखाना है, तो वही क्रिटिकल थिंकिंग है एक तरह से। इनोवेशन, कुछ नया इनोवेट कर पाए, वो प्रोजेक्ट बेस्ड आप लर्निंग दें। वर्चुअल रियलिटी की हम बात करें, आज हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं, है ना, और अलग अलग बच्चों को फ्री छोड़ें, उसको एक ब्रेक दें जहां पे वो थोड़ा सा सीख पाए चीजें। तो इनोवेशन, कुछ नया करना, कुछ नया बनाना। आगे बढ़ेंगे, ये सब 21वीं शताब्दी के कौशल हैं। कोलैबोरेशन, ऐसा ना हो बस हम कॉम्पीट करने में लगे पड़े हैं एक दूसरे से, हमें टीम वर्क आए, हम 4 बच्चों के साथ मिलकर के ग्रुप बना करके सीख पाए, पेयर में सीख पाए, एक दूसरे की प्रॉब्लम हैंडल कर पाए। बहुत सारे इसके लिए गेम्स हो सकते हैं, जैसे कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप ग्रुप में दे सकते हैं, डम शराट्स और दुनिया भर की चीजें इसमें हो सकती हैं, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। कम्युनिकेशन, यानी बच्चों को आप कम्युनिकेट करने के लिए बेहतर तरीके अपनाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है कि साइन लर्निंग को भी हम प्रमोट करें, क्यों, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन को भी तो हमें इंक्लूड करना है ना। तो साइलेंस टॉक डे, एक दिन आपके शांति से एकदम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें, अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती हैं कि बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं क्लास में, पेयर्स में बात कर रहे हैं, 2 बच्चे, दो बच्चों को एक साथ बिठाया, एकदम अननोन टॉपिक पे बात करने को कह दिया, तो उनकी कम्युनिकेशन, उनका संप्रेषण बेहतर हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं आईसीटी की, यानी आईसीटी लिटरेसी, यानी टेक्नोलॉजी को लेकर, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जाए भरपूर, इस चीज को हम प्रमोट करें, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका ये स्मार्ट बोर्ड हो, सामने दिख रहा है आपको। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है जरा सा सिलेबस चेंज हुआ और दिमाग घूम गया, है ना, टीचर्स का भी यही हो जाता है। आप नई चीजें सीख पाए, फ्लेक्सिबल हो, नए नए तरीके ढूंढे, अडेप्ट कर पाए नई नई सिचुएशन में, इस चीज के लिए भी आपको बच्चों को तैयार करना है, और जब बच्चों को तैयार करना है तो आपको खुद बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक सी बातें हैं। आगे बढ़ेंगे, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए रटने नहीं है, ये जस्ट 21वीं शताब्दी के कौशलों के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, अभी इस पे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, वापस से आते हैं जहां हम थे वहीं आते हैं वापस। हम थे कि असेसमेंट के लिए, आकलन के लिए क्या करें। तो एक तो आकलन के लिए एक बॉडी बनाई गई है, बॉडी ये वाली बॉडी नहीं, है ना, जो एक संस्था जैसी बॉडी, जिसको हम कहेंगे परख पे अभी आएंगे, जो परखेगा कि आपका जो सिस्टम है वो कितना बेहतर है और कितने अच्छे से आकलन किया जा रहा है, परख को बनाया जाएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं, हाँ हिंदी पे भी आ रहे हैं यार, उसको पिक्चर्स को देख के भी डर जाते हो, हैं, इतनी बेसिक इंग्लिश हिंदी तो हमें आनी चाहिए कि हम स्कूल में पढ़ा पाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों, प्राइमरी के लिए स्पेशली जो लोग जा रहे हैं, पेपर में भी आएंगी इतनी इंग्लिश। तो सेल्फ असेसमेंट, बेसिकली 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, 360 डिग्री, यानी चहुमुखी आकलन। आप बच्चे के संज्ञान को, उसके दिमाग को भी, उसके दिल को भी और उसके इमोशंस को भी, मतलब फिजिकल सारे एस्पेक्ट में आप बच्चे का आकलन कर पाएं कि वो अच्छा किसमें है। ऐसा नहीं सिर्फ पेन पेपर में अच्छा है, किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है, हो सकता है उसके अंदर ड्राइंग की बहुत अच्छी स्किल हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा निकल जाए, हो सकता है वो किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में अच्छा हो तो उसको आप साइंस की तरफ लेकर के जाएं। साइंटिफिक टेम्परामेंट, मैथमेटिकल थिंकिंग, इन सब की भी बात की गई है। तो ये 360 डिग्री असेसमेंट, यानी कि सभी एस्पेक्ट में होलिस्टिक असेसमेंट, सर्वांगीण रूप से हम बच्चों को परख पाए। ठीक, इसके लिए परख बनाया जाएगा। परख क्या है अभी आएंगे। सेल्फ असेसमेंट यानी 360 डिग्री असेसमेंट, यानी एक प्रोग्रेस कार्ड होगा जो 360 डिग्री असेसमेंट कवर करेगा। प्रोग्रेस कार्ड यानी आपका जो रिजल्ट है, जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, वो कैसा होगा, 360 डिग्री असेसमेंट उसके अंदर होगा, यानी बच्चे के सभी एस्पेक्ट, सभी पहलू उसके
उसमें शामिल होंगे। सेल्फ असेसमेंट को हम स्व आकलन कहते हैं, यानी बच्चा खुद से, जो उसको कोई काम दिया गया है तो वो खुद से आकलन कर पाए कि कितना बेहतर किया है उसने, वो खुद को खुद से नंबर दे पाए। कि मान लीजिए आपने खुद से बैठ करके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया और आपने खुद ही देखा कि यार ये वाला क्वेश्चन इतना सही है, यहाँ पे ये गलती है, आप खुद का आकलन कर पा रहे हैं, खुद को ही आप देख रहे हैं, खुद में ही कमियां निकाल पा रहे हैं, आप अपने ही काम को बेहतर कर पाएंगे। तो बच्चा एक तो सेल्फ असेसमेंट करे, 360 डिग्री में ये चीज आ जाएगी। पीयर असेसमेंट, जिसको हम सहपाठी आकलन कहेंगे या सह आकलन करेंगे, यानी आपस में बच्चे एक दूसरे की नोटबुक चेक कर लें या फिर एक दूसरे का आकलन कर पाए, एक दूसरे के काम का, कि भाई मैं ये बना के लाया हूं या बहन मैं ये बना करके लाई हूं, मैंने ये किया, देखियो ठीक किया है, अच्छा तेरा ये वाला सब्जेक्ट अच्छा है तो ये वाला सब्जेक्ट मैंने कुछ लिखा है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया, एक बार देख ले। तो यानी बच्चे आपस में एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं। पीयर्स मतलब जो सेम एज के लोग हैं, ठीक है। फिर आती है बात टीचर असेसमेंट की, टीचर भी करेंगे भाई, शिक्षक भी आकलन करें कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, है ना, शिक्षक के द्वारा भी आकलन होगा, बेसिक बात है बिल्कुल। तो चहुमुखी जो आकलन का कार्ड है, जो प्रोग्रेस कार्ड है, 360 डिग्री जो असेसमेंट कार्ड की हम बात कर रहे हैं, उसमें बच्चे का वो खुद को कैसे देखता है, खुद को कितने नंबर देगा, उसके सहपाठी उसको कैसे देखते हैं और टीचर कैसे देखता है। तो कुल मिलाकर के सारे एस्पेक्ट्स में वो अपने आप को समझ पाए, असेसमेंट हो पाए, लर्निंग आउटकम क्या निकल करके आया है, यानी कितना सीखा है, कितना और सीखना बाकी है, ये समझ पाए। तो ये है 360 डिग्री असेसमेंट कार्ड, ठीक है, जिसमें बच्चे खुद का भी आकलन करेंगे, बाकी लोग भी अभी परख पे भी चलेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी किस तरह का रिपोर्ट कार्ड, किस तरह का रिपोर्ट कार्ड। सिंपल 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 क्वेश्चन है। रिपोर्ट कार्ड कैसा, 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। ऐप पे क्लास चल रही है ये वाली और अब वहीं चलेगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब की क्लास कल से वो वाली कंटिन्यू हो जाएगी। अभी लास्ट में हमें तो शेयर का मतलब भी तो समझना है ना। देखो एक बार पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर वस्ल और हिज्र का मतलब समझेंगे। मजाक कर रही हूँ यार, हिंदी में भी बता दो, हिंदी में लिखा हुआ है सरकार, अभी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में बता देंगे। मैं और ध्यान रखूंगी कि दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाए भरपूर। देखिए अगर हम बात करें रिपोर्ट कार्ड की, तो आप लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन या 360 डिग्री। चलिए समझते हैं। रिपोर्ट कार्ड्स स्पेसिफाइंग रिलेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, दूसरों के कंपैरिजन में नहीं, बच्चे के खुद के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर क्या है, रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन पेपर पेंसिल टेस्ट, नहीं सिर्फ पेपर पेंसिल नहीं, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, जिसमें बच्चे के सभी आयाम आ जाएं कि वो खेलने कूदने में कैसा है, वो गाने में कैसा है, उसका जो भी उसके अंदर क्षमताएं हैं। समेटिव नहीं फॉर्मेटिव होना चाहिए आकलन का जो तरीका है, यानी रचनात्मक मूल्यांकन की हम बात करें, ना कि, तो हम ये कह सकते हैं कि एक शिफ्ट, एक तो रिजिडिटी से जो आपका आकलन है वो रिजिड ना होकर के फ्लेक्सिबल हो, जो असेसमेंट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। क्या है, रिजिड यानी जटिल या बिल्कुल कठोर ना होकर के कि थोड़ा बहुत भी चेंज का उसमें मौका ही नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। लचीला कहा जाता है ना कि भाई जो झुकते नहीं है, या तो मतलब ये कहें टाइम के साथ जो बदलते नहीं है वो खत्म हो जाते हैं, मतलब हमें फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, लचीला होना बहुत जरूरी है, ऐसा ही आपका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। 360 डिग्री असेसमेंट आपका हो पाए। समेटिव यानी एसए टू एफए, शिफ्ट कहां होना है, एसए टू एफए। एफए होता है रचनात्मक आकलन, जिसमें बच्चे की एक्टिविटीज इंप्रूवमेंट क्या होना है, कैसे वो सीख रहा है, ये सब चीजें। ऐसे में पेन पेपर टेस्ट होता है ज्यादातर, पेन पेपर टेस्ट, तो ये पेन पेपर या सिर्फ जजमेंट के लिए किया जाता है, ऐसे जो है वो जजमेंट के लिए किया जाता है। तो आपको ऐसे से शिफ्ट करके ज्यादातर चीजें धीरे धीरे एफए की तरफ लेकर के जानी है, यानी रचनात्मक आकलन, यानी कि ये इंप्रूवमेंट के लिए होगा। किसके लिए होगा, इंप्रूवमेंट के लिए होगा, कि और बेहतर कैसे कर सकता है बच्चा। आप टेस्ट इसलिए ले रहे हैं कि और इंप्रूवमेंट का स्कोप कहां है। जैसे आपकी क्लास में भी होता होगा ना एसए और एफए, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम्स को या टर्म 1 को हम क्या कहते थे, एसए कहते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली को। एफए क्या है, FA1 FA2 जो आपके फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं वो इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई दर्द परेशानी समस्या कुछ है तो बता दीजिए। अब बात कर रहे हैं हम कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो MHRD को परिवर्तित किया गया है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। एक तो आप बच्चों को 21वीं शताब्दी के कौशल तैयार करें, क्योंकि 21वीं शताब्दी में बच्चे अगर सीख रहे हैं, जिनको हम जेन जी कह रहे हैं, जिसको हम कि जनरेशन जी है, भाई नए जमाने के बच्चे हैं, ठीक, तो उनको हम 21वीं शताब्दी के कौशल भी सिखा पाए। एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स होने चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, डरे ना बच्चे। परख एक ऐसी बॉडी है जो ये देखेगी कि एग्जामिनेशन कैसे लिए जा रहे हैं, कैसे बेहतर हो सकते हैं, इस परख की ही हम बात कर रहे थे। P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू,
A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये परख में जो आपके 3 और 3 6 लेटर हैं, इनका अपना अपना एक मतलब है। P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, एक नंबर में कहीं पे भी पूछी जा सकती है। क्लियर है इतनी बात? कोई भी दिक्कत नहीं है यार। ये हिंदी में भी ऐसे ही रहेगा, परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस ही कहोगे ना, परख की फुल फॉर्म तो यही रहेगी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये है परख की फुल फॉर्म। चले आगे बढ़े। तो ये क्या है? ये एग्जामिनेशन रिफॉर्म है। एक बॉडी बनाई जाएगी जो इस बात का ध्यान रखेगी कि असेसमेंट परफॉर्मेंस का भी पता लगे बच्चे का, उसको रिव्यू किया जा सके, एनालिसिस नॉलेज का पता लग सके, विश्लेषण हो सके ज्ञान का, और सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं, ये सब बातें निकल करके आ सकें। इसलिए आपकी ये परख को बनाया जाएगा। एक और चीज है जिसको हम कह रहे हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ये इसको 360 कार्ड को, 360 डिग्री असेसमेंट को, इस प्रोग्रेस कार्ड को आप क्या कह सकते हैं? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी कह सकते हैं, है ना। एक ऐसा कार्ड जिसमें आपके सभी आयामों का आकलन हो सके। मतलब हम बच्चे को मूल्यांकन उसका कर पाए, इवैल्यूएट कर पाए, उसका कॉग्निटिव यानी संज्ञान, उसका अफेक्टिव यानी इमोशंस और साइकोमोटर डोमेन्स। इसकी बात बीएस ब्लूम करते हैं अपनी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, है ना। देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट से अलग नहीं बन सकती कोई भी पॉलिसी, बच्चे के विकास को ध्यान में रखे बनाई जाएगी। तो आपका जरूरी है कि वो जो चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर्स हम जमानों से पढ़ते आ रहे हैं उनको आप ठीक से समझें, तभी आप चीजें कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको कैप से याद रखते हैं, सर पे लगाने वाली टोपी से, कि जो बच्चे का आकलन है वो सभी डोमेन्स में हो सके। ये सभी डोमेन कौन से? 3 डोमेन है बस मेजरली। CAP कैप, CAP कैप हिंदी में भी समझेंगे, डोंट वरी। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, बच्चे का दिमाग, पेन पेपर टेस्ट, जो भी सब्जेक्ट हैं उसके एकेडमिक्स है, संज्ञानात्मक पक्ष को भी आप आकलन कर पाए। अफेक्टिव होता है इमोशंस से जुड़ा हुआ, बच्चे की भावनाएं भी सब्जेक्ट के साथ, टीचर के साथ जुड़ी हुई हो, अफेक्टिव डोमेन। साइकोमोटर होता है उसका फिजिकल, मोटर जहां आ गया मतलब फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, गत्यात्मक कौशल कहते हैं इसको। तो इन तीनों का ही हम समावेशन कर पाए जब हम आकलन की बात करें, है ना। तीनों ही पक्ष में हम बच्चे को इवैल्यूएट कर पाए, क्या कर पाए? बच्चे का जो असेसमेंट है वो तीनों ही पक्ष में हो पाए। इसी को हम प्रोग्रेस कार्ड, यही तो है 360 डिग्री। 360 डिग्री और क्या है? होलिस्टिक कार्ड और क्या है? यही है जो बीएस ब्लूम अपनी टैक्सोनॉमी में कहते हैं, जो ब्लूम का वर्गीकरण है कि संज्ञानात्मक पक्ष बच्चे के दिमाग से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैथ्स है, साइंस है ना, तो हम बच्चे का दिमाग भी समझ पाए, उसका उस तरह से भी आकलन कर पाए। अफेक्टिव यानी संवेगात्मक, बच्चे के इमोशन से जोड़ पाए लर्निंग को, है ना। अभी हमने शुरुआत में एक शायरी की, बहुत ही सस्ती शायरी, अच्छी भी कह सकते हो, वैसे तारीफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो शायरी थी वो क्या था? आपके इमोशन से जुड़ी बात। क्या ठीक है यार, बहुत छुट्टी हो गई, एक हफ्ते से छुट्टी पे हैं, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस सब हो गया, जन्माष्टमी भी हो जाएगी, टाइम निकलता जाएगा, बट वापस आ जाते हैं काम पे। तो इमोशन से जुड़ी बात वो क्या है? इमोशंस से जुड़ी हुई बात है। ये जो हम अभी कर रहे हैं डिस्कशन, ये दिमाग से जुड़ी हुई बात है। साइकोमोटर क्या होगा कि मैं आपको कुछ एक प्रयोग करके दिखा दूं, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी करके दिखा दूं, या आप इन चीजों को स्कूल में डायरेक्टली अप्लाई करें, जब फिजिकली कोई एक एक्टिविटी में यूज कर लें, तो वो क्या हो गया? आपके गत्यात्मक पक्ष से, यानी अब आप फिजिकली भी उस चीज को यूज कर पा रहे हैं। तो इन तीनों ही पक्षों में हम बच्चे का आकलन कर पाए, इसी को तो हम 360 डिग्री कह रहे हैं ना। तीनों ही पक्षों में, सभी पक्षों में बच्चे का आकलन कर पाए, सभी पक्षों से जुड़ पाए हम। होलिस्टिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक असेसमेंट की बात यही है। कैप से याद रखेंगे, सिंपल बात, नो बकवास। चले आते हैं, वापस से आते हैं। तो हम बच्चे का आकलन कर सके सभी पक्षों में, जब हम टेस्ट भी ले रहे हैं तो उसके सारे पक्ष वहां पे जुड़ पाए। देखिए, अब एक क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ, जवाब देंगे आप फटाफट से क्वेश्चन पढ़ के। What should be the holistic 360 degree multi-dimensional progress card proposed in the National Education Policy 2020 reflect? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए, या उसके थ्रू हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? बताइएगा फटाफट से। पहला ऑप्शन है कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद द मार्क्स अक्रॉस द स्टेट, यानी बच्चों की परफॉर्मेंस को हम आपस में जो बाकी स्टेट हैं उनकी तुलना कर सकें, दूसरे विद्यार्थियों से तुलना कर सकें। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पाप हो गए। बच्चे को बच्चे की प्रोग्रेस, कि तुम 6 महीने पहले इतना अच्छा कर रहे थे, आज क्यों नहीं कर रहे हो, या पहले से तुमने अच्छा किया है। बच्चे को बच्चे की परफॉर्मेंस से आप कंपेयर करते हैं, बच्चे को खुद की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, ये नहीं है कि बाकी लोगों की, है ना। अब मेरा जो जीवन रहा है, मैंने जो जीवन में सीखा है, मैं ये देखूंगी ना यार, मैं अब से 1 साल पहले मेरी क्या समझ थी, मैंने इस 1 साल में क्या इंप्रूव किया, है ना। जो मेरी
6 साल पुरानी लगभग वीडियो थी और उसमें और आज में क्या फर्क है। अब मैं ये देखूं कि कोई हार्वर्ड गया था और वहां से पढ़ के क्या आया है और कोई और कहीं है जिसका कुछ और बैकग्राउंड है, उससे अपने आप को कंपेयर करूं, क्यों करूं भाई, है? या कोई बहुत ही रिमोट एरिया से और बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली तो मैं उससे कंपेयर करूं कि देखो मैं तो इससे कितनी अच्छी हूं, है ना, ये तो बहुत ठीक से नहीं बोल पाता। तो ये बेवकूफी होगी। हमें हमें अपनी ही जो भी परफॉर्मेंस है या जो भी हमारी प्रोग्रेस है उससे कंपेयर करना है, दूसरों से नहीं, ठीक है। फिर आता है बी, प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन दी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। यही बात तो हम कह रहे थे ना, कैप में बच्चों की प्रोग्रेस का आकलन करना, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, कि वो होलिस्टिकली कितने बेहतर हुए हैं दिमाग, दिल और फिजिकल एक्टिविटीज में। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन लेबलिंग, देखो लेबलिंग आप बच्चे पे ठप्पा नहीं लगाते कि तुम फेलियर हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, ये लेबलिंग नहीं करते हम। ये नेगेटिव वर्ड है, आपको जहां भी दिखे किसी भी पेपर में चुपचाप से साइड हो जाइएगा, इससे बच जाइएगा। प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, भैया जो भी प्रॉब्लम एरियाज हैं बच्चे के काम में वो पेरेंट्स उन पे काम करें, तो ये गलत हो गया। अगर स्कूल और टीचर दोनों मिलकर काम कर रहे होते तो एक बार को समझ आता। तो बी ऑप्शन कि विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और गत्यात्मक पक्ष में आकलन, ये है 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब। एक और इस पे सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, ये जितने भी पिक्चर्स आज आप देख रहे हैं सब पे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एक भी पिक्चर ऐसी नहीं है जो आपके काम